So welcome back, Mavericks. Please, please turn off your camera. Turn on your camera. So this is the episode 2, The Secrets Within, Exploring the Earth Interior. Saurav, last Yes, sir. episode लास्ट एपिसोड एक बार समराइज करोगे? हाँ जी सर। पहले तो हमने वीडियो देखी थी कि अर्थ अर्थ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर हमने देखा कि हम अपने पर्सनल फायदे के लिए उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया। यस. फिर हमें फिर हमें हमें जानने में आया प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारी वजह से हो रही है। हम्म. तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना था हमने। हम प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मिनिमाइज कर सकते थे। यस. तो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहा, लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करना चाहिए था। पहले प्रॉब्लम पता करनी थी। हम्म. चलो एक बार मैं प्रॉब्लम ना पता करने के लिए हमें अर्थ के बारे में जान। मैं आपके यस लिए एक सर। बार ना रिपीट कर देता हूँ ये पूरी स्टोरी ना. ओके सर। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को ना ध्यान से सुने और याद रखें. सर माइक ऑफ कर लो. हमने फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट किया था बाय सेइंग द ब्यूटी ऑफ द अर्थ. हमारी मदर अर्थ कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है. फिर हमने देखा कि ह्यूमंस अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कैसे उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. फिर हमने डिसाइड किया कि हमें अपनी मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है. फिर हमने सोचा कि कैसे रोक सकते हैं हम. इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. फिर हमने डिसाइड किया कि हमें इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. पर जैसे हम प्रॉब्लम को समझने के जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. फिर हमने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा. ओके. जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे तो हमें पता लगा जब तक हम अर्थ को नहीं समझेंगे हम उस प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाएंगे अच्छे से. फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस अर्थ को समझेंगे. पर ये अर्थ बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है. कैसे समझे? अगर अकेले अकेले पार्ट को समझेंगे तो हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे. फिर हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डेट इज सिस्टम. फिर हमने सिस्टम के 6 की करेक्टरिस्टिक्स को जाना. दीपक, कौन कौन से वो 6 की करेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम के? Component elements, 1. interaction, इंटरकनेक्शन. ओके. 2. interconnection. Yes, interconnection, purpose, यस. purpose. Okay, purpose, boundaries, and then input, output, and feedback mechanism. वेरी गुड. फिर हमने इसी कंसेप्ट के थ्रू अपनी अर्थ को जानने की कोशिश की. फिर हमने देखा कि हमारे अर्थ के 4 कंपोनेंट है. रिति, कौन कौन से वो 4 कंपोनेंट है? So first is lithosphere, second is hydrosphere, third is atmosphere, and then fourth one is biosphere. वेरी गुड. फिर हमने देखा कि यार इन 4 कंपोनेंट को कैसे समझे. फिर हमने एक टूल इंट्रोड्यूस किया. सौरभ, कौन सा टूल था वो? ज्योग्राफी सर। यस. वेरी गुड. फिर हमने वो टूल इंट्रोड्यूस किया, डेट इज जियोग्राफी. फिर हमने देखा कि हम अब जियोग्राफी को कैसे समझे. फिर हमने अगेन सिस्टम की डेफिनेशन का यूज़ किया. हमने बोला कि हम उसके कंपोनेंट को समझेंगे.
इसके दो कंपोनेंट कौन से थे? फिजिकल एंड फिजिकल ह्यूमन। ह्यूमन तो ज्योग्राफी। जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने गए तो उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो डेफिनेशन में था द स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो दीपक मुझे ये बताओ, व्हाट आर दोज नेचुरल फीचर्स? Pictures. नेचुरल फीचर्स। Sir, जैसे river, mountain, oceans, cloud, lightning. यस, वेरी गुड। उस डेफिनेशन में ना दो चीजें थी, एक थे नेचुरल फीचर्स और एक थी प्रोसेसेस। इन उसके बाद हमने प्रोसेसेस पढ़ी चार। और रीति कौन कौन सी प्रोसेसेस थी वो चार? So geological process, hydrological process, oceanographic, and then climatic process. वेरी गुड। सौरभ, फिर हमने पढ़ा कि जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जियोलॉजिकल प्रोसेस में दो प्रोसेसेस होती है। वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है? जियोलॉजिकल में एंडो और एक्सो सर। और एंडो क्या होती है, एक्सो क्या होती है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब इंटरनल इंटरनल सरफेस की स्टडी, और जो एक्सो मतलब इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस में सरफेस प्रोसेसेस हो रही हैं, दैट इज प्रोसेसेस की। एंडोजेनिक प्रोसेसेस। और जो बाहर हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक। वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि अभी आप सोचें, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप है, नेचुरल फीचर्स है। माउंटेन्स है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, छोटी भी है, प्लेन एरिया भी है, डेजर्ट भी है ना, ओशन भी है, रिवर भी है। हमारी सारी सरफे अर्थ स्मूथ क्यों नहीं है ऋतिक? क्या लगता है आपको, अर्थ हमारी पूरी प्लेन क्यों नहीं है, अनइवन क्यों है? सर प्लेन होनी चाहिए थी ना। होनी तो प्लेन ही चाहिए थी, बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे सर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। देखो, और मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी आप आंसर दोगे ना तो मुझे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर चाहिए। ऑलवेज प्रिटेंड लाइक यू आर इन ए इंटरव्यू। ओके सर। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है आंसर देने की, आप प्रॉपरली आंसर नहीं दोगे ना चलेगा, पर आपके पास हमेशा स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में सोचो, अच्छा मेरे पास पॉइंट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। ओके, ओके सर। तो अर्थ हमारी अनइवन इसलिए है क्योंकि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है ना वो इसे इन्फ्लुएंस करती हैं। हमने जियोलॉजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन देखी थी ना, उस डेफिनेशन में क्या था? हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी चार, उसकी डेफिनेशन थी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर द नेचुरल प्रोसेसेस दैट शेप द अर्थ स्ट्रक्चर ओवर टाइम। These processes are responsible for the formation and transformation of the earth surface. ओके, ये तो हो गया हमारी पिछली क्लास का रिवीजन। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे तीनों से, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक about the role of geography in a country prosperity? Is there any connection between geography and prosperity? Write down this question. What do you think about the role of geography in a country's prosperity? लिख लिया?
इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड प्रोस्पेरिटी? मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए सोचें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आपको मैं ना एक मैप दिखा देता हूं, ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। ये मैप नहीं है, ये शायद, हाँ ये है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, ओके। अभी आपको इसको देखना है और अपने क्वेश्चंस को देखना है कि क्या जियोग्राफी का कोई रोल है कंट्री की प्रोस्पेरिटी के साथ। मैं अगेन रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ जियोग्राफी इन ए कंट्री प्रोस्पेरिटी? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड प्रोस्पेरिटी? सोचो, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा व्हाट इज जियोग्राफी, कोई ये भी नहीं पूछेगा कि मैप करो कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है। आपके कंधों पे 1.5 बिलियन लोगों का भार होगा, लाखों प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना है, तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे वहां पे। आपको लिमिटेड नॉलेज के बेस पे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास पूरी दुनिया की नॉलेज हो। पॉसिबल है ये? नहीं। अभी जो आईएएस ऑफिसर है उनके पास क्या सारी नॉलेज है? नहीं। बस उनके पास एक टेक्निक है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। उनको पता है कि सोचना कैसे है। तो सौरभ क्या लगता है, कोई एक पॉइंट बताओ जिससे आपको लगता हो कि इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन, व्हाट इज द रोल ऑफ जियोग्राफी इन द कंट्री प्रोस्पेरिटी? तो जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको लगता है कि यस जियोग्राफी का और कंट्री की यस प्रोस्पेरिटी का कनेक्शन है? यस सर। ओके, यस सर। सो गिव मी फर्स्ट पॉइंट, हाउ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें ज्योग्राफी के हिसाब से कंट्री के, तो अगर समझिए जो क्रॉप उगते हैं हम्म, उन पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है उसका। यस। जैसे हम, हमारे पास एग्जांपल है, सेब शिमला में होते हैं या तमिलनाडु में होते हैं? शिमला। ऐसा एग्जांपल देना चाह रहे थे ना आप? यस सर। ओके, दीपक सेकंड पॉइंट। कुछ आ रहा है दिमाग में? अभी तो कुछ नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, ऋतिक। Sir, geography tells us about the physical structure of Earth. So, for the country prosperity, जैसे सर इंडिया है, इंडिया के सराउंडिंग्स में ओशन है, तो यस, ओशन से हमें क्या हेल्प मिल सकती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो सकता है। यस, वेरी गुड। जैसे देखो, मान लो कि अब एक लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे, नेपाल यहाँ पे है ना। अब नेपाल के पास ओशन नहीं है, अगर उसको ट्रेड करना है तो कैसे करेगा वो ट्रेड? उसको मान लो कि अमेरिका से सामान लेना है, कुछ अमेरिका इधर है, अब वो कैसे करेगा? उसको इंडिया से गुजर के जाना पड़ेगा। वो डिपेंडेंट हो गया ना एक दूसरी कंट्री पे, डिपेंडेंट हो गया ना। अब इंडिया है, अब इंडिया को ट्रेड करना है अमेरिका से, वो इधर इधर से जाएगा, ओशन से जा सकता है ना। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, नॉट ओनली जस्ट दिस। नेचुरल रिसोर्सेज,
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आज के टाइम पे, ऋतिक स्विच ऑफ योर माइक। आज के टाइम पे जो मेरी मिडल ईस्ट कंट्रीज है ये वाली, इनके पास कच्चा तेल बहुत है। दुबई देखा आपने? दुबई को कंपेयर करो आज के टाइम को 20 से 25 साल पहले। 20 से 25 साल पहले वहां पे रेगिस्तान होता था। सिर्फ एक कच्चे तेल ने ही दुबई को 15-20 सालों में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बना दिया। जैसे अभी इसने एग्जांपल दी सौरभ ने, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज में कोड कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे मेरे नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया। जैसे अभी इंडिया के ना, काफ़ी बड़ा वास्ट कंट्री है इंडिया। अगर आपको विंड मिल चलानी है तो आप कहाँ पे चलाओगे? आप प्लेन पे चलाओगे या माउंटेन्स पे चलाओगे? सौरभ कहाँ पे चलाएंगे विंड मिल? सर मैंने तो माउंटेन बोला। अगर आप कभी साउथ में गए होगे ना, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में ना, वहाँ पे आपको ना बहुत सारी विंड मिल मिलेगी। यस सर। पर अगर आप हिमाचल को ऊपर की तरफ जाओगे ना, हिमाचल में, तो नहीं आपको मिलेगी। नहीं है। तो एनर्जी रिसोर्सेज भी डिपेंड करेंगे जियोग्राफी के ऊपर। लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे सिंगापुर है ना, सिंगापुर ना यहाँ कहीं है। एक मलक्का स्ट्रेट है, स्टेट क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कहीं है, और जस्ट लोकेशन के कारण ही इतना अमीर है सिंगापुर। क्यों? उसके कंट्री के पास से शिप्स गुजरती है, वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है। पर ज्योग्राफी किसी भी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए मैटर तभी करेगी अगर उस कंट्री की पॉलिसीज अच्छी है। एक कंट्री है वेनेजुएला, इधर उसके पास सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है, पर वो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में आती है वो। सर हाँ जी, आपका कर्सर काम नहीं कर रहा शायद। अब कर रहा है? नो अभी भी नहीं। आपको ये मैप तो दिख रहा है ना? हाँ जी मैप दिख रहा है। ओके, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो छोड़ो। ओके, नाउ यू हैव एन आइडिया ना व्हाट इज द रोल ऑफ जियोग्राफी इन अ कंट्री प्रॉस्पेरिटी। इट्स डिपेंड अपॉन, जियोग्राफी तो मैटर करती है, पर उस कंट्री की जो पॉलिसीज है वो भी मैटर करती है। सो वी विल स्टार्ट टुडे एपिसोड डिस्कशन। तो हमने कल पढ़ा था एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं और एक्सोजेनिक। शो हो रही है ना स्लाइड सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक हमें ये भी हमने रिवाइज भी कर लिया, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। इसमें हमने इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नेचुरल प्रोसेसेस दैट शेप द अर्थ स्ट्रक्चर। तो अर्थ के दो स्ट्रक्चर होते हैं अगर इसको डिवाइड करें, इंटीरियर स्ट्रक्चर और एक्सटीरियर स्ट्रक्चर। व्हाट माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ इंटीरियर? सौरभ, हमें क्यों पढ़ना अर्थ के इंटीरियर के बारे में? क्योंकि वो जब इंटीरियर के बारे में पता आपकी होगा आवाज, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही सौरभ। सर अगर हमें इंटीरियर में क्या चल रहा है ये पता होगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं सर कि एक्सटर्नल में क्या हो सकता है। यस, दैट्स राइट।
understanding of the earth interior is very crucial to understand the natural phenomena occurred in our surrounding. Everybody understand what is the meaning of natural phenomena? Ritik, what is the meaning of natural phenomena or a phenomena? सर नेचुरल तो हो गया सर, नेचुरल बट फिनोमिना फिनोमिना मतलब फिनोमिना, नहीं सर, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही है, क्या बोले इसका। कोई बात नहीं। दीपक, what do you think? What is the meaning of natural phenomena? नेचुरल, सर नो आइडिया सर, फिनोमिना आई Okay, थिंक हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, बाकी पता नहीं। okay, no worries. A phenomena is any event, occurrence, or fact that is observable or can be perceived typically, that is something that is extraordinarily or difficult to explain. एक नेचुरल इवेंट है यार ये। इन सिंपल टर्म्स में हम अगर बोलेंगे ना कि नेचुरल फिनोमिना और फिनोमिना क्या है, some anything we can observe or experience, like natural event, thunderstorm, rainbow, rain, that is called natural phenomena. Everything we see, hear, observe is a phenomena because it's a part of our experience. सौरभ, क्या होता है नेचुरल फिनोमिना? सर ये एक नेचुरल इवेंट है ओके, जो हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी आवाज काफी लो आ रही है यार। ये एक नेचुरल फिनोमिना है सर, यस, सॉरी ये एक नेचुरल इवेंट है हाँ हाँ, जो हम फील कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। यस। यस सर। Then what is the answer of this question? Why do we need to study the earth interior? The first one is it will help us to understand the natural phenomena. Second, plate tectonic and land formation. जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारी अर्थ अनइवन क्यों है, इवन क्यों नहीं है, प्लेन क्यों नहीं है। स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ will help us to understand the reason behind unevenness of the earth. Third one is resource exploration. जो मेरे फॉसिल फ्यूल्स है वो अर्थ के इनसाइड है या आउटसाइड है? सौरभ कहाँ पे है? इनसाइड, इनसाइड। ओके, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। थर्ड पॉइंट, predicting and mitigating natural disaster. We will discuss this in detail, how this will happen. Insight into the earth history. That's why studying about the earth interior is very crucial to understand. आप ऐसा किया करो ना, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ तो लिख नहीं सकते, आप हेडिंग हेडिंग लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे कि आपने पूरी क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है? सर शायद आपकी स्लाइड चल नहीं रही है, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने अब तक क्या चलाई नहीं यहीं है, पर? ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है ना, मेरे को लगा चला रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चला रहा। Now the question is, how do we study the earth's interior?
ऋतिक, Yes, sir. अर्थ को बचाने के लिए हमें अर्थ को समझना पड़ेगा, और अर्थ को समझने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना पड़ेगा। क्या लगता Yes, है sir. आपको, हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे समझ सकते हैं? हाउ Sir, डू वी हेल्प दैट? again, अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हमें सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। पहले इसके हम कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स जानेंगे, यस, उसके बाद उनका इंटरकनेक्शन क्या है, वेरी हाउ गुड। दे इंटरकनेक्ट, एंड दिस वे वी आर वी विल प्रोसीड। ओके सर। Okay. Now, I wanted to show you a video. Through that video, we will understand. ध्यान से देखना इस वीडियो को ना, और हम डिस्कस भी करेंगे। प्लीज पुट योर 100% अटेंशन ऑन दिस वीडियो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. In 2003, the journal Nature published a paper describing a rather unusual proposal. The authors suggested that scientists use a nuke to crack open the Earth's crust and then toss in a vibrating grapefruit-sized recorder filled with scientific instruments. The whole mess would sink through molten rock and metal until it reached the Earth's core a couple of weeks later. Now, this article was not actually written by a supervillain announcing their dastardly plans. It was more of a tongue-in-cheek thing. The goal was to illustrate just how hard it is to study the inside of the Earth. I mean, we can see billions of light years through space, but when it comes to understanding what's beneath our feet, that is actually much harder. After all, space is see-through. Rock is not. Still, today we do know a lot about how the Earth's interior is organized. There are distinct layers, for instance, the crust, the molten mantle, a liquid outer core, and a solid metallic inner core, with even more transitions and subdivisions in between. But figuring all this out has involved with even more transitions. सौरभ, यस सर। कितने कंपोनेंट है अर्थ के इंटीरियर के? 5 कौन कौन से? 6 है सर। कौन कौन से? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, नहीं नहीं, इंटीरियर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं। इंटीरियर सॉरी, इंटीरियर में 4 है सर। कौन कौन से? इनर कोर, हाँ हाँ, आउटर कोर, यस। इनर मेंटल, आउटर मेंटल। देन क्रस्ट। क्रस्ट भी है इस वीडियो में दिखाया नहीं, वैसे क्रस्ट भी है। हाँ यस सर, क्रस्ट। ओके। And subdivisions in between. But figuring all this out has involved some inventive thinking across multiple scientific disciplines, and it's taken scientists to हमें ना ये स्टार्टिंग में पता लग गया कि अर्थ की ऐसी लेयर है, ओके। बट हमें पता करना है कि हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जो अर्थ का इंटीरियर है ना, यहाँ का टेम्परेचर होता है 5 to 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा या कोई मशीन अंदर तक गई होगी, नहीं। फिर भी हमें पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है, इनर कोर है, वो सॉलिड है। तो कैसे पता लगा हमें, वही हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। transitions and subdivisions in between. ना डायग्राम बना लो, एक सर्कल लगा लो, उसमें लिख लो इनर कोर, आउटर सर्कल, आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, आउटर मेंटल, देन क्रस्ट। ऐसे करके एक डायग्राम बना लो। मैं 15 सेकंड वेट करूंगा। एक सर्कल में आएगी इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, आउटर मेंटल, देन क्रस्ट। उसके बाद हम इस फिगर को डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे पता लगा कि हमें अर्थ की ऐसी ऐसी लेयर्स हैं। ओके, वी विल स्टार्ट।
But figuring all this out has involved some inventive thinking across multiple scientific disciplines, and it's taken scientists to some surprising places. So here are 7 ways we have peered inside our planet. Let's start with the obvious one, just digging a big hole. First one is drilling. No one has been able to dig down to the mantle yet, but that doesn't mean people haven't tried. In 2005, for example, an international group of researchers called the Integrated Ocean Drilling Program set out to reach the crust mantle boundary. To do this, they targeted a thin point of crust located on the floor of the North Atlantic Ocean. And in the end, they weren't able to get there. After drilling down for more than 1.4 kilometers, they missed the thin patch by only about 300 meters. Even if they haven't successfully made it through, these types of projects have helped scientists learn more about the crust and the seafloor, such as the unique microbial communities we can find down there. And we haven't quite given up on drilling yet. A team of Japanese researchers, for instance, is looking at trying their hand somewhere near Hawaii in the near future. A simpler idea is to just study rocks and geological activity right here on the surface. Studying volcanoes. The second thing is surface rocks. Studying volcanoes and fault lines. Volcanoes and fault lines, for example, can teach us more about plate tectonics, where hotspots in the mantle might be, and how magma reservoirs. Don't intimidate with these words like volcanoes, plate tectonics, reservoir. We will discuss in detail in time to come. Form underneath volcanoes. And there's a lot we can learn just from looking at rocks, especially older ones. Xenoliths are parts of Earth's mantle brought to the surface. You just have to write down the first one is drilling and second one is surface rock. अभी आपको डिटेल में नहीं लिखना है, जस्ट इसके मेन कोर पॉइंट्स लिख लो. Trapped inside other bits of volcanic rock. The most informative and spectacular type of xenolith are diamonds. Diamonds form only under very specific conditions at depths of 150 kilometers or more in the upper mantle. So anything trapped in ये पॉइंट दोबारा से सुनो. of 150 kilometers form only under very spectacular type of xenolith are diamonds. Diamonds form only under very specific conditions. Diamonds form only under very specific conditions at depths. At depths of 150 kilometers or more in the ये डिस्टेंस लिख लो. 150 kilometers or more in the upper mantle. The upper mantle. So anything trapped in the diamond or anything that comes up alongside it must have come from at least that far down. Scientists can also examine the chemical makeup of ancient rocks. That's revealed that, among other things, some of what spews out from volcanoes isn't fresh mantle material, as you might expect, but rather elements from old recycled crust. In 2016, researchers measured the ratio of magnesium isotopes in solidified lava from the French island of Martinique. Then they compared that to the ratios previously seen in other crust and mantle material. They found that the magnesium seen in the Martinique lava looked like crust stuff. The team thinks that certain elements might get squeezed out of the rocks along with water to travel towards the surface as bits of old crust sink. In other words, bits of surface stuff seem to sink deeper into the earth and then get brought back up. Understanding how these fluids travel could help us better understand how volcanoes and earthquakes work. Digging, looking at rocks, and studying volcanoes is all pretty hands-on stuff, but there are also ways to look inside the Earth without heading into the field, such as using seismic waves. These are the vibrations. This one is one of the most important source of information about the interior of the Earth. We will discuss this one in detail because this is one of the most important source of information through which we come to know the interior of the Earth.
ऋतिक फर्स्ट टू कौन कौन से है? Sir, first is drilling and then second is surface rocks. और थर्ड वन Seismic waves. seismic waves. Okay. Please switch off your mic. Vibrations created not by us, but by earthquakes that इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना. seismic waves. These are the vibrations created not by us, but by earthquakes that spread through the earth like ripples across a pond. Different densities of rock bend or reflect those waves. By analyzing the patterns, researchers can make inferences about the shape of things underground. We will discuss about seismic waves in the next episode in detail. So don't worry. Just write it down as a seismic wave. This approach was key to one of our first big breakthroughs in understanding the Earth's interior. In 1929, Danish seismologist Inge Lehmann was examining seismic waves. At the time, scientists knew that Earth had some solid and some liquid layers, but they thought the core was molten. If that was true, the waves from an earthquake should spread out smoothly from its epicenter. But Lehmann noticed that some of the vibrations seemed to bounce back toward the surface. The only explanation, she figured, would be that they were reflecting off something big and rigid at the center of the Earth. We now know that that thing is our planet's solid inner core. आपने जो डायग्राम बनाई थी ना, उसमें लिख लो, जो मेरी इनर कोर है that is solid, आउटर कोर है लिक्विड, उसके बाद मेंटल, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, बाकी जो इस डायग्राम में वो सब कुछ नहीं लिखना. इतना लिखो, इनर कोर सॉलिड और आउटर कोर मेरी लिक्विड है. Today, we are still using seismic waves to learn more about the Earth's interior. In 2019, for example, scientists found a kind of iron snow falling from the outer core towards the inner one using seismic wave data. We can also learn a lot from noticing when things get weird. Irregularities in the planet's properties happen for a reason, and sometimes that points toward a cause that we can't actually see. For instance, there is a line known as the Brunswick. ये हमें नहीं डिस्कस करना, because that is not a part of our curriculum. Either we will go with lab experiment. Yes, we will discuss this. The High School Summer Conservatory at AMDA. Imagine immersing yourself in continuous Meteorites can represent the solar system's Write it down. Fourth one is meteoroids. building blocks. The same stuff us. Meteorites can represent the solar system's Meteoroids can represent the solar system building blocks. This is a very important line. building blocks. The same stuff planets like Earth formed out of billions of years ago. By studying them, scientists can learn about the Earth's starting conditions and how things have changed over time. For instance, in 2005, a group narrowed down the date that early Earth's crust turned from a sea of molten rock into an actual solid surface. They did it by examining the ratio of a radioactive isotope of the element lutetium to the element it decays into, hafnium, in samples collected from both a meteorite and the Earth's oldest rocks. Both of these elements were present on Earth way back when the planet's surface was still molten. The material Earth formed from had a particular ratio of one to the other, but they got split up unequally as the crust separated from the mantle. As that happened, crystals of the mineral zircon trapped bits of lutetium and hafnium inside, but in this new, different ratio. All the stuff that didn't
didn't form into Earth stayed in space with the original mix. Billions of years later, bits and pieces arrived trapped inside meteorites. By comparing the lutetium to hafnium ratio from Earth's oldest rocks to these new samples from space, scientists were able to work out when the crust must have formed. Their answer, around 4 billion years ago, suggests the So, how do we study the Earth interior? There are two types of sources: direct and indirect sources. So, Ritik, tell me, in the video we saw 4 sources. उसमें से डायरेक्ट कौन सा था और इनडायरेक्ट कौन सा था? Sir, direct था एक drilling. Yes. Hmm, hmm, Okay. Drilling था sir main और surface rocks Yes. और meteorites तो indirect. How it can be indirect? We can touch the meteoroids. Okay. Well, try. Switch off your mic. किसी का माइक ऑन है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है? माइनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. पर इसकी लिमिटेशन क्या है? इट विल ओनली गिव अस ए ग्लिम्प्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर. जो डीफेस्ट होल है ना, एज पर माई नॉलेज, वो 10 to 15 किलोमीटर तक की है बस. आई माइट बी रॉन्ग. और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? साइस्मिक वेव्स, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक डाटा. ओके. सो दीपक, कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए? सर 4 सोर्सेज है हमारे पास. नहीं सर, 2 सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और इनडायरेक्ट में कौन सा है? इनडायरेक्ट में हमारे सेismic वेव्स यस. और ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक डाटा. आप एक ऐसा टेबल बना लो, एक तरफ लिखो डायरेक्ट सोर्सेज और एक तरफ लिखो इनडायरेक्ट सोर्सेज. इनडायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्सेज में उसके सारे लिख लो पॉइंट, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में ये 2 पॉइंट लिख लो. Don't worry, we will discuss, as I already told you, we will discuss about seismic waves in detail in the next episode. The structure of the earth, as we discussed, the earth consists of several layers, each with unique properties. These layers interact to influence geological phenomena. We already discussed what is the meaning of what is the meaning of phenomena. Saurav, Yes, sir. this is how our earth interior look like? Yes, sir. इनर कोर कौन सी स्टेट में है? Solid. और आउटर? Liquid. और मेंटल? Mental को solid में होगा ना सर? स्टीफर में है, स्टीफर यस. Deeper. शायद. सो जो मेंटल है ना, Yes, sir. अभी हमने डिस्कस नहीं किया कौन सी स्टेट में है, पर हम डिस्कस करेंगे उसको. डोंट वरी. Yes, sir. We will understand interior of the earth again with one video. In this video, we're going to read about the अब दोबारा से जो आपने डायग्राम बनाई है ना, उसको करेक्ट करते रहना.
the structure of the Earth. Basically, this picture. This represents the interior of the Earth divided into different layers. So we're going to read about each one of them. The first layer is the crust. It is the outermost solid part of the Earth. Basically, First layer is crust. It is the outermost part of the earth, interior. this region over here. It is brittle in nature because during an earthquake, it is the Write it down. It is brittle in nature. crust that breaks easily, causing a fault. And we know that the density of material increases as we go more and more deep. Therefore, the Also write it down. Density of the material increases when we go inner side or downside as per the diagram. materials which are available in the crust have low density. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. And this is obvious because ocean is like a cavity filled with water. If you remember Mariana Trench in the Pacific, it is the deepest known part of the world's oceans with a depth of 10,994 meters, almost 11 kilometers down. Write out down this name of trench. ये इंपॉर्टेंट ट्रेंच है. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में. Mariana Trench. The mean thickness of oceanic crust is 5 km, whereas that of the continental is around 30 km. Write it down. We have two type of crust: oceanic crust and continental crust. Oceanic crust की thickness near about 5 km और continental crust की thickness near about 30 km. So if you drill on the ocean bed, इसी तरह से डायग्राम बना लो एक बार फिर. मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड देता हूँ. इस तरह की डायग्राम बना लो एक बार फिर ताकि आपको क्लैरिटी रहे. ये ट्राइंगल शेप में बनाई है ना इसने. and you go 5 kilometers deep, probably you'll touch the next layer of the earth, which is the upper mantle. Similarly, if you drill on a continental crust, it will take around 30 kilometers to reach the upper mantle. Again, the thickness of the crust will be more near the areas of mountains, and you can figure out as to why. It is as much as 70 kilometers thick in the Himalayan region. Again, we know that Himalaya was formed due to the collision of plates. When two continental plates collide, it folds the rocks at the boundary, lifting it up and leading to formation of mountains and ranges. Therefore, Don't worry, we will discuss that concept and also in detail in one of our episode. You just write it down, these detail. thickness of the crust in these regions will be naturally higher. The second layer is the mantle. This region over here is called as the mantle. So right from the end of the crust till the outer core is a region that is 2,900 kilometer thick. Write it The down. upper 2,900 kilometer. portion of the mantle is called asthenosphere, but this This is very important. Upper mantle is called as asthenosphere. Which sphere? Asthenosphere. region and the crust together is called lithosphere. Astheno means weak. And due to its weakness, the mastosphere is called asthenosphere, but this region and the crust together is called lithosphere. So Saurabh, Yes, sir. लिथोस्फीयर में कौन कौन सी लेयर आती है? क्रस्ट और अपर मेंटल. और एस्थेनोस्फीयर? अपर मेंटल और लोअर मेंटल. अपर मेंटल और लोअर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर आती है.
यस सर। दोबारा से देखो इस वीडियो को. Therefore, the thickness of the crust in these regions will be naturally higher. The second layer is the mantle. This region over here is called as the mantle. So right from the end of the crust till the outer core is a region that is 2900 kilometer thick. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. सौरभ, एस्टेनोस्फीयर में कौन कौन सी लेयर आएगी? सौरभ, आर यू देयर? यस सर, अपर मेंटल। Only upper mental, यस। not lower mental. But this region and the crust together is called lithosphere. Astheno means weak, and due to its weakness, the magma finds way to the surface during volcanic eruption. Also write it down. Astheno means weak. Now the total thickness of the crust and upper mantle, which is also known as the lithosphere, is 200 kilometer. Write it down. The This is one of the most important concept, because when we try to understand the earth, we divided into 4 component, and one of the component are lithosphere. So write it down. The lower mantle extends beyond the asthenosphere and it is in solid state. This layer is also responsible for all of Earth's This layer is in solid state. volcanic and seismic activity, because 2900 kilometer thickness is pretty spacious area for the formation of such natural catastrophes. Also write it down. हमने डिस्कस किया ना seismic waves. Write it down. And it is in solid state. This layer is also responsible for all of Earth's volcanic and seismic This layer is single-handedly responsible for all the seismic waves. activity, We will because 2900 is responsible We will for listen all of again. Earth. It is in solid state. This layer is also responsible for all of Earth's volcanic and seismic activity. volcanic and seismic activity. So Deepak, tell me, lithosphere में कौन कौन सी layers आएंगी? Crust, upper mantle. Very good. ऋतिक, asthenosphere में कौन सी आएगी? Sir, only upper mantle, sir. Very good. सौरभ, volcanic और seismic activity कहाँ पे होती है? कौन सी लेयर के कारण होती है? लोअर मेंटल। वेरी गुड, मतलब आपका तीनों का ध्यान है. Because 2900 kilometer thickness is pretty spacious area for the formation of such natural catastrophes. Now laboratory experiments on rocks and minerals say that between 100 and 200 kilometers below the Earth's surface, the temperature of the rock is near the melting point. Therefore, molten rock erupted by some volcanoes originates in this region of the mantle. इसको दोबारा से Molten सुनाओ. rocks, the temperatures say such natural catastrophes. Now laboratory experiments on rocks and minerals say that between 100 and 200 kilometers below the Earth's surface, the temperature of the rock is near the melting point. The temperature near about 100 to 200 kilometer is near about the melting of the rocks. Therefore, molten rock erupted by some volcanoes originates in this region of the mantle. Remember this, the core of the earth consists of nickel and iron, but here in the mantle, it is the molten rock that is fluid and can move. It is this fluid. Write it down. Again एक नई डायग्राम बनाओ.
अब उसमें ये लिखो, अपर और लोअर मेंटल मोल्टन रॉक, आउटर कोर निकल और इनर कोर आयरन। Fluidity that powers the movement of the tectonic plates of the Earth's crust. The third and the final layer is the core. Core comprises of the inner as well as outer core. Now, moments back, we have read the thickness of the mantle is 2900 kilometer. Thickness of the mantle is 2900 kilometer. So after that, immediately the boundary of outer core will begin. The outer core is in liquid state, while the inner core is in solid state. I've made a short video on this curious question. If at all you're interested in finding out, Outer core is in liquid state and inner core is in solid state. So Ritik, tell me, why it is like that? इनर कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर भी ये सॉलिड स्टेट में है, ऐसा क्यों? No idea, sir. दीपक? सर क्योंकि जो हमारे मतलब 100 से 200 किलोमीटर के बाद जो भी हमारी मतलब नीचे का एरिया है, मतलब लोअर मेंटल के बाद, ये मतलब जो भी हमारे क्या बोलते हैं रॉक्स वगैरह है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। नहीं तो नहीं नहीं, मेरा आई क्वेश्चन है, थिंक जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, ऐसा। जो आउटर कोर है वो ओके। लिक्विड स्टेट में है, ऐसा क्यों? इनर कोर सॉलिड क्यों है? इनर कोर का टेम्परेचर होगा नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, और आउटर कोर का उससे थोड़ा कम होगा, नियर अबाउट 4 to 5000 डिग्री सेल्सियस। पर टेम्परेचर तो इसका ज़्यादा है इनर कोर का, ये तो लिक्विड में होनी चाहिए थी, ये सॉलिड क्यों है? नो आइडिया सर। सौरभ? Don't know. No idea. सौरभ, एनी आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. I told. I have no idea. ओके। इसमें एक कंसेप्ट आता है फिजिक्स का कि जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है ना, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। इनर कोर के अराउंड इतना प्रेशर है कि आउटर कोर इतना प्रेशर इंसर्ट करती है इनर कोर में कि ये अपनी फॉर्म ही नहीं चेंज कर पाता। इट्स बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर आउटसाइड द इनर कोर। Okay, let's continue. out the answer, head to the link in the description and find out. So the density of the material at the core is going to be the highest, and we have repeatedly read this, that the density of materials increases as we go more and more deep inside the earth. The core is made up of very heavy material, mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes referred to as the knife layer. So Ni and Fe are abbreviations of nickel and iron. Remember this term knife layer. As we know that the Earth's core is divided into two layers, the outer and inner core. The outer core borders the Earth's mantle and is approximately 2300 kilometers in thickness. The inner Write it down. Outer core is near about 2300 kilometer. core has a thickness of 1200 kilometers, giving the core a combined thickness of 3500 kilometers. The outer kilometers in thickness.
The inner core has a thickness of 1200 kilometers, giving the core a combined thickness. Now look at this. You also have again a new fact to prove that point, that why inner core is solid and outer core is in liquid state. जो आउटर कोर की विड्थ है ना, वो नियर अबाउट 2300 किलोमीटर है, और इनर कोर की कितनी है 1200. तो सोचो कितना प्रेशर इंसर्ट कर रही होगी ये इनर कोर को. दैट्स व्हाई इनर कोर इज इन ए सॉलिड स्टेट. Thickness of 3500 kilometers. The outer core consists of nickel and iron in molten state, with a temperature range between 4000 to 5000 degrees Celsius. Write it down. The outer core is consist of nickel and iron which are in molten state. The And inner the core, temperature on is 4000 to 5000 degrees Celsius. the other hand, is composed mostly of iron and has a temperature range. सौरभ, सर हमें कैसे पता लगा कि ये टेम्परेचर 4 से 5000 डिग्री सेल्सियस है? सर जैसे आपने कहा कि जैसे फिजिक्स की बात आती है. नहीं 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 नहीं, यस सर. हमें कौन से सोर्स से पता लगा कि यहाँ का टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है? ये नहीं पता सर. हमने देखा ना स्टडी ऑफ द रॉक्स, यस सर. सरफेस रॉक की स्टडी से पता लगा हमें. वी विल नॉट गो इन द डिटेल हाउ वी कम टू नो दैट कि किस तरह से वो स्टडी होती है. दैट इज नॉट द Yes, sir. पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. We will not go in the detail, but you should know by the study of surface rock we will come to know the temperature of. आउटर कोर एंड इनर कोर. Yes, ओके सर. यस. not inner core but outer core. आउटर कोर. ओके सर. Between 5000 to 7000 degrees Celsius, and the inner core is mostly solid. This was all about the structure of the Earth, which are divided into separate layers, and hopefully you have gained some. मुझे ये बात बताओ, Yes. मैं स्क्रीन को साइड कर देता हूँ पहले, चल रहने देता हूँ. अगर क्वेश्चन आए लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ, इधर देखना है, इधर देखो, उसमें मत देखो. अब क्रस्ट और अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल, ऑप्शन 1. सेकंड ऑप्शन इज ओशियनिक क्रस्ट, और कौन सी क्रस्ट होती है? एक ओशियनिक क्रस्ट होती है और Continental crust. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल. एंड द थर्ड ऑप्शन इज अपर मेंटल ओनली. विच वन इज राइट ऑप्शन? Sir, oceanic crust plus continental crust plus upper mantle. Yes. Switch off your mic. सौरभ, जैसे जैसे हम कोर में जाएंगे मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी सर. इंक्रीज होगी. क्यों होगी इंक्रीज? क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा सर. यस, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो मास है उसका वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा? वॉल्यूम तो कम होगा ना सर. यस, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न. तो दीपक, आप बताओ, जो वोल्केनिक और साइस्मिक एक्टिविटी है वो कौन सी लेयर्स के कारण होती है? लोअर मेंटल. लोअर मेंटल या आउटर कोर? लोअर मेंटल सर. यस.
ऋतिक, अस्टेनोस्फीयर वीक होती है या स्ट्रांग होती है? सर वीक होती है क्योंकि एस्थेनो का मतलब ही वीक है। यस। सो एवरीबडी नो अबाउट लिथोस्फीयर. Lithosphere consists of oceanic crust, continental crust and upper mantle. याद रहेगा? Now we will see our presentation. ये हमारी सबसे पहले क्रस्ट आ गई, मेंटल आ गई, आउटर कोर, इनर कोर. ओके. लिथोस्फीयर में कौन कौन सी होगी? ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. ठीक है ना? वी विल मूव फर्दर. हमने देखा ये बिल्कुल सही डायग्राम है जो एनसीईआरटी से ली है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेंटल कोर, इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड, देन क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर थिक. सौरभ, जो क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट ज़्यादा थिक है या फिर कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल. यस. क्रस्ट की डेफिनेशन है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. इट इज ब्रिटल इन नेचर. ऋतिक, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? So brittle means that can break easily. यस. ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर as compared to the continental crust, as we already discussed. The mean thickness of oceanic crust is near about 5 km and continental is 30 km. We already discussed in the video. The continental crust is thicker in the areas of major mountain that we also discussed. It is made of heavier rocks having density. This type of rock found in the oceanic crust is basalt. जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कौन से मटेरियल से बनी होती है? बसाल्ट से. ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो. द ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट. द क्वेश्चन इज टू यू सौरभ, Yes, sir. which is already in your screen. Why oceanic crust thinner compared to the continental crust? सर क्योंकि कॉन्टिनेंटल आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरे को क्लियर टकरा आवाज नहीं आ रही. कर, क्योंकि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे टकरा के माउंटेन बने हैं ना सर. यस. और ओशियानिक क्रस्ट में भी जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स है वो भी तो कोलाइड हो रही है ना. सर वो ओशनिक प्लेट से वो भी तो स्लाइड होंगे सर. Okay, that we will discuss in detail in the other episodes ओके about the plate tectonic, because Okay, I sir. haven't taught you about the plate tectonic. ओके सर. ये important टेबल है. थिकनेस ओशियानिक क्रस्ट की 5 to 10 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल की 30 to 50. It can vary in the mountain area. It will go up to the 70 kilometer. Composition, this is important. जो ओशियानिक क्रस्ट की कंपोजिशन है वो बसाल्ट है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. और जो कॉन्टिनेंटल है वो ग्रेनाइट है. इसको लिख लो कंपोजिशन को. और डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? ये आंसर उसका. वाई ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द नोट इसका आंसर.
Why oceanic crust is thinner compared to the continental crust? Yes, we can use this fact to give the answer of this question कि जो डेंसिटी है ना वो ओशियनिक क्रस्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच कैन होल्ड दी वाटर. जो बाकी है एज फॉर्मेशन और टेक्टोनिक एक्टिविटी वी विल डिस्कस इन अदर एपिसोड. सेकंड लेयर हमने देखी. देखो कौन सी थी सेकंड लेयर? आउटर मेंटल. अपर मेंटल ओनली? आउटर मेंटल और लोअर मेंटल सर. Yes, you are right. The second layer was mental, upper mental and lower mental. The portion of the inner interior beyond the crust is called mental. The mental extend from Moho discontinuity to a depth of 2,900 kilometer. So Ritik, tell me, what is the meaning of discontinuity? So where crust and mantles are separated. Crust and mental is separated? Nee, just tell me what is the meaning of discontinuity? One thing is continue, second thing is discontinue. So what do you understand from this word discontinuity? Discontinuity means breaking of something which is in flow. ये डायग्राम दिख रही है आपको? इस डायग्राम से आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे. दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर क्या है? वाटर. दैट इज अवर लिथोस्फीयर. दिस इज मोह डिसकंटिन्यूटी. The layer in between crust and mental. उसको डिसकंटिन्यू बोल दिया क्योंकि जो मेरी अर्थ की क्रस्ट है ना वो डिसकंटिन्यू होगी ना जब मेरी मेंटल स्टार्ट हुई. उसके बीच में जो पोर्शन है उसको साइंटिस्टों ने नाम दे दिया मोहो डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि मोहो क्यों दिया? क्योंकि उस पर्सन का नाम होगा मोहो. ऐसे ही सौरभ हमारे पास कितनी डिसकंटिन्यूटी होगी? 2990. सॉरी, 2900 सर. 2900. आपकी आवाज नहीं आ रही. 2900 किलोमीटर सर. नहीं, मेरा क्वेश्चन था यस सर. एक डिसकंटिन्यू देख ली हमने, डिसकंटिन्यूटी यस. मोहो. यस सर. टोटल कितनी हो सकती है? और नो आइडिया सर. दीपक? सर 4. 4 कैसे? सर 4. कैसे? सर between crust and upper mental 1. and between upper mental और lower mental बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल 2. और between lower mental and outer core यस. and outer core and inner core. उसके बीच में नहीं है. उसके बीच में नहीं होगी सर. वो है अर्थ की क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में. जो नेक्स्ट डिसकंटिन्यू है वो है मेंटल और आउटर कोर के बीच में. मेंटल और आउटर कोर के बीच में. और जो थर्ड है वो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में. समझ गए?
The first one is in between crust and upper mantle. The second one is in between mantle and outer core. The third one is in between outer core and inner core. फर्स्ट वन को हमने नाम दिया था मोहो. We already discussed about asthenosphere, also lithosphere. This is important composition. कॉन्टिनेंट क्रस्ट की कंपोजिशन है ग्रेनाइट, लेस डेंस, और ओशियानिक क्रस्ट की है बसाल्ट. We will again see one more video to understand to visualize lithosphere in a better fashion. Where it is? There it is. Geography is all about visualization. अगर आप जियोग्राफी में थिंग्स को अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो ना, तो आपको जियोग्राफी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Math and science. In this video, I'd like to talk about the lithosphere. The lithosphere is a solid and rigid outer layer of our planet. It includes the crust in the upper part of the mantle that contains rigid rocks. You will notice in this picture that the lithosphere is the top layer of the Earth. Because the Earth consists of land and water, the lithosphere can be subdivided into oceanic lithosphere and continental lithosphere. Oceanic lithosphere is associated with the oceanic crust and exists in the ocean basins, and it is more dense than continental lithosphere. Continental lithosphere is associated with the continental crust and is approximately 22 miles thick, although it can reach up to 37 miles under certain mountain ranges. The lithosphere is divided up into large plates called tectonic plates that move about. It is believed that the original configuration of the continents was one solid landmass known as Pangaea, and that it broke into several smaller tectonic plates and created the individual continents. The major plates include the Pacific Plate, North America. Write it down. लिथोस्फीयर है ना जो हमारी, that is consist of tectonic plates. American Plate, Eurasian Plate, African Plate, Antarctic Plate, Indo-Australian Plate, and the South American Plate. There are also These are the major plates. Please write it down. Australian Plate, Pacific Plate, North American Plate, Atlantic Plate, South American Plate, African Plate, and Eurasian Plate. several minor plates. The lithosphere is also the location where all earthquakes on Earth occur, because an earthquake occurs when tectonic plates shift or collide. So there we go, the top part of the Earth. Let's see again that particular image so that we have better understanding. इस इमेज को ना विजुलाइज करो अच्छी से. ये हमारी लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ, सौरभ? Yes, sir.
Lithosphere is Oceanic consist of crust, oceanic crust, and continental crust, what about upper mantle? upper mantle. Okay, yes, upper mantle. Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना इजी है, पर 15-20 दिन के बाद जब आप भूल जाओगे ना, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं हमें जो लर्न करने हैं. मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ चीज़ों पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The lithosphere is divided into large, rigid tectonic plates that floats on the semi-fluid asthenosphere. These plates move due to the convection currents in the mantle leading to the. Don't worry about that. We will discuss in detail what is the meaning of these lines. We already discussed. Discontinuity refers to the boundary between different layers of the earth where there is a sudden change in composition or physical properties of the material. This is the answer of your question, Deepak. This is the criteria to name something as discontinuity when there is a sudden change in composition or physical property of the material. These boundaries are where seismic waves experience a marked change in speed or behavior. We already discussed Moho discontinuity located in between earth crust and mantle. Gutenberg found in between the mantle and outer core. Third one is Lehman discontinuity in between outer core and inner core. ये इस डेफिनेशन को मैच कर रहा है ना. देयर इज अ सडन चेंज इन कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी. दीपक, यस सर. आउटर कोर और इनर कोर कौन सी स्टेट में है? आउटर है सर लिक्विड में और इनर है हमारा सॉलिड में. और कंपोजिशन कौन सी है इनकी? कंपोजिशन ये ना सर सॉलिड लिक्विड. नहीं, ये तो स्टेट है. कंपोजिशन कंपोजिशन नो आइडिया सर. कंपोजिशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सौरभ, कंपोजिशन क्या है आउटर कोर और इनर कोर की? सर आयन और निकल. इन विच स्टेट? सर inner core is solid. Molten state. In outer core it is in molten state. In inner core it is in a solid state. Solid state. Your mic. Sorry? Now your mic turned on. Okay. हमने इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, पर इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने का फायदा क्या है? These discontinuities help geologists to understand the structure and behavior of the Earth's surface, Earth's interior. Because when seismic waves pass through from this discontinuity, they will change their behavior. This is the third layer we already discussed, core. So your voice is not audible. Now I am audible. No, sir, you are not audible. Yes, sir. Hello? Yes, sir. You are Okay. audible now. Okay.
We already discussed it is sometimes referred as the knife layer. Saurabh, what is the meaning of knife? सर ये निकल प्लस आयन का मिक्सचर सॉरी कॉम्बिनेशन है सर. Yes. These are the three layers: crust, mantle, and core. थैंक यू. मुझे पता कि आज की जो क्लास थी वो काफ़ी फैक्ट बेस्ड थी. सिर्फ यही क्लास थी जो जियोग्राफी की क्लास थी जो बोरिंग थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स थे. हमें उन फैक्ट्स को याद रखना है. सौरभ, could you please summarize this episode? How we start or how we get it there? Sir, firstly, we saw the video about the what our Earth consists of various layers. Mm-hmm. Then we got to know that. Okay, we will Yes, see sir. in this slide. Hello. Yes, sir. We will see. I said we will see in this slide from where we come. We have discussed first processes. Then we understand Yes, the sir. definition of the geological processes. Geological process. Yes, sir. Then endogenic, Then exogenic, and exogenic. Yes. Earth structure. then we discuss why do we need to study the earth structure, earth interior. Then we Yes, sir. study how do we study the earth interior. Yes, sir. So how do we study the earth interior? By studying about its various layers, sir. What are those? Not layers, but through two sources: direct or indirect Direct sources. and indirect sources. और direct source of information कौन कौन सी थी? Drilling or surface rocks. We can also say mining, volcanic eruption, drilling. Yes. Or indirect source of information: seismic waves and gravitational and magnetic data. Seismic waves and yes. Then after we discussed the layers of earth. Yes, sir. कौन कौन सी लेयर है सौरभ? सर पहले सबसे ऊपर क्रस्ट. एक लेयर बतानी है बस. सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? क्रस्ट. सर लिथोस्फीयर में ना क्रस्ट. हाँ, और क्रस्ट अगर मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, वो कौन कौन से पार्ट है? ओशनिक और कॉन्टिनेंटल. ओके. दीपक, क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती यस है? सर मेंटल के दो पार्ट हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल. और लिथोस्फीयर में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? लिथोस्फीयर्स में आती है हमारा क्रस्ट और सर ये क्रस्ट हो गया और हमारा अपर मेंटल. ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड लोअर अपर मेंटल. अपर मेंटल. हाँ जी, क्रस्ट में ही आ गया सर वो. हाँ जी. नहीं, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो राइट क्वेश्चन अगर उसमें ऑप्शन हुआ ओके. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाँ जी. ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, और एक ऑप्शन है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, तो दोनों में से कौन सा सही होगा?
सर ज़्यादा सही वैसे ऊपर मतलब ये ओशियनिक कॉन्टिनेंटल एंड लोअर अपर मेंटल ये होगा सर। ओके, थैंक यू। ऋतिक, उसके बाद कौन सी लेयर आएगी? सर उसके बाद आएगी कोर, जिसमें अपर कोर है और इनर कोर है। और समटाइम वी रेफर्ड एज नाइफ लेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइफ? बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइफ? knife consists of two words, Ni and Fe. That's full form are nickel and iron. ओके, अगर हम मान लो आप क्रस्ट के ऊपर खड़े हो, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर खड़े हो, मतलब अर्थ सरफेस पे खड़े हो, और आप अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हो, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, और एस्थेनोस्फीयर कौन सी लेयर में होगा? अपर मेंटल। ओके, और अर्थ की जो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट, उसकी कंपोजिशन क्या है? सर ओशियनिक क्रस्ट की कंपोजिशन है, कहाँ लिखा मैंने, एक मिनट सौरभ? बसाल्ट। सर, बसाल्ट। ओके, माइक ऑफ करो दोनों। अब मेरा क्वेश्चन है, इमेजिन योर सेल्फ एज एन ISA ऑफिसर, IAS ऑफिसर। थिंक अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान के हमें क्या फायदा होगा? हमने कभी अर्थ के इंटीरियर में तो जाना नहीं है। So what is the worth to understand the interior of the earth? What does it give us the value? That kind of a question you have to answer in the interview. वहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि what is Moho discontinuity, what is Gutenberg discontinuity. वो आपसे पूछेंगे कि as a IAS officer, what is the importance to understand the earth interior? सौरभ? सर हमें उन जो नेचुरल रिसोर्सेस वहां से डीप डाउन से आप पाएंगे वो पता चलेगा। वेरी गुड। उसका फायदा क्या होगा? यस सर। सर हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं सर, एग्जाम्पल? फॉर फॉर गुड भी। जैसे सर कोल आता है बाहर। वेरी गुड। यस सर। यू वांट टू से और अगर कोई, यस सर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, आपका कोल, यस सर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। आपका जो फॉसिल फ्यूल्स है, डायमंड है, मेटल्स है, वो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम अंडरग्राउंड। और जब आप पॉलिसीज फॉर्म करोगे, यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंट्री रिसोर्सेज, that knowledge will help you to make better policies. यस। Okay, that is one thing. यस सर। Ritik, other? Sir, it maybe helps in we can say
लाइक जैसे सर अर्थक्वेक्स आएंगे तो उनका मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं हम. Very good. It will help us in the mitigation of disaster. Yes. अगर आपके पास अब ऑल्दो हमने अभी तक अर्थक्वेक पढ़ा नहीं है, बट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड. प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम अर्थक्वेक को, उसकी इंटेंसिटी को, इफ वी हैव द नॉलेज अबाउट Yes, द sir. अर्थ इंटीरियर. दीपक, थर्ड पॉइंट कोई? सोच रहा हूँ सर अभी क्या हो सोचो सकता सोचो है. यार. इस जर्नी में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है ना, वो ये है कि हमें समझना है और लर्न करना है कि हमें सोचना कैसे है. क्योंकि यूपीएससी गेम इज ऑल अबाउट थिंकिंग. योर माइंड सेट कैन मेक ए डिफरेंस, और कुछ नहीं है. डोंट वरी, आई विल टेल यू. द फर्स्ट वन इज resource allocation. We will allocate resource if we have the knowledge about the resources from where it is coming. The second one is disaster disaster management. As Ritik provide the example of earthquake, we can predict the earthquake, we can predict the severity of earthquake if we know the interior of the earth. Third one is policy making. We can make good policies if we have the knowledge about the earth interior. Just wait a minute. And the fourth point is scientific temper. Promotes a rational approach to problem solving, aligning with governance principle. To understand the interior of the earth, we should have to have a scientific temper. कोई भी ऐसे समझ नहीं सकता अर्थ के इंटीरियर के बारे में. That person should possess a scientific temper, not temperature. Okay. Saurav, Yes, we sir. discussed about plate tectonic. Yes, sir. We also discussed about that is divided into major plate or Seven minor plate. parts. Okay. No, sir. We haven't discussed. We have seen No, in the sir. video. Sir. Okay. Yes, sir. जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मेजर और माइनर में डिवाइड है. Okay. Now this is the end of this episode. If someone have any question, they can ask. सर मेजर और माइनर में कौन से कैसे आते हैं सर प्लेट्स टेक्टोनिक के? Don't worry, we will discuss in detail about this. Okay. मैंने जस्ट इस टॉपिक को ना टच किया ओके सर. ताकि आपके Yes. दिमाग में रहे. गॉट इट सर. मैं नहीं चाहता कि जब मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में जाऊं तो आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या आ गया. ताकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहे कि हमने कुछ पढ़ा था ये. यस सर. ओके, यस सर. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. किसी और को कोई क्वेश्चन?
What is scientific tempo, sir? Scientific temper. Yes, sir. Scientific temper means when person has the ability to judge these things objectively. इस क्वेश्चन के चलते मुझे ना एक क्वेश्चन याद आ गया दीपक. जी. What are the terms in critical thinking? Analysis, evaluating, and synthesizing by objectively and systematically. And what is the meaning of objectively? Objectively. बताया तो सर आपने objectively क्या? Ritik, what is the meaning of objectively? So without any personal biases. Yes, sir. Logical reason, fact, evidences. Through evidences, logical fact. When we are approaching the things with evidence, facts, not based upon our personal biases or preconceived notions. This is the right definition. When we approach something, okay,